राज सत्ता, चाहे जो उनकी सत्ता होगी इस खत्म हो जाएगी, माने रुक नहीं पाती है। दूसरा कारण कि लड़के जब पैदा होते हैं तो उनमें दो प्रकार के इम्पल्स होता है। एक होता है क्रिएटिव इम्पल्स, एक होता है पॉजिटिव इम्पल्स। इसको रसेल ने भी अपने एजुकेशन पॉलिसी के बुक को जो लिखा है एजुकेशन, तो उसमें इस बात को कहा है। मैं देखता हूं कि जो थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम लोग लड़कों में एक सिर्फ पॉजिटिव इम्पल्स बढ़ाया जाता है कि हाँ तुम, क्योंकि कंपटीशन का पहला शर्त होता है कि साथ रहने वाले को धक्का दो, आगे बढ़ो। उसमें अब विद्यार्थियों में इंडिविजुअलिटी तो बढ़ पाती है, लेकिन जो समाज के प्रति उसका दायित्व खत्म हो जाता है। और जब समाज के प्रति उसका दायित्व खत्म हो जाता है तो नो सोशल, वो समाज में एक अंग न होकर के समाज का जोड़ हो जाता है। जिस समाज में जाएगा, वो चाहे शिक्षा के समाज में जाए, चाहे जो हमारे समाज है उसमें जाए, चाहे संस्कृति में जाए, वो कब कहां से टूट जाएगा उसके लिए कोई निश्चितता नहीं है। और मैं देखता हूं कि आज हम लोग बच्चे को जो पैदा किया जा रहा है, वो बच्चा जो है बिल्कुल मैं देखता हूं कि एक जोड़ के रूप में समाज में आ रहा है, अंग न रह जाता है। कब छटक जाएगा, कब भाग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। तीसरा पॉइंट इसमें बनता है गुरु शिष्य परंपरा टूटने का, कि जो बच्चे हैं, पहले शिक्षा हमारी अनुभव प्रधान थी। तो अगर गुरु हमारा 50 वर्ष का था और विद्यार्थी 25 वर्ष का था, तो 25 वर्ष का अनुभव लेकर गुरु आगे बढ़ जाता। तो अब बच्चा जो था बाध्य था अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए। आज नतीजा हुआ है कि आज पूरी शिक्षा इंफॉर्मेशन पर खड़ी हो गई, समझ पर नहीं खड़ी हो गई है, सोच पर नहीं खड़ी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन का। टेक्निकल युग में बच्चों को इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलता है, तो इंफॉर्मेशन के माने में गुरु से आगा निकल जाता है। और जो हमारे कंपटीशन के पेपर्स हैं और जो हम लोग पाठ्यक्रम का जो सिलेबस पढ़ाते हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप। बच्चा खुद सोचता है कि मैं देखा हूं कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है तो श्योर सीरीज से कुंजी से पढ़ लेगा, कंपटीशन के लिए भागता है। नतीजतन क्या है कि हमारे बच्चे क्लास छोड़कर कोचिंग क्लास अटेंड करते हैं और उनका समर्पण एक टीचर, जो क्लास टीचर से ज्यादा कोचिंग वालों से है। ऐसे नतीजा में यह भी हमारी और आपकी परंपरा को तोड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश के पॉलिटिशियन, मैंने कहीं विदेश में ये नहीं देखा कि हमारे बच्चे को, सुन रहे हैं ना दुबे जी? हेलो। हाँ सर, सुनाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से सुनाई पड़ रहा सर। हाँ, तो जब हमारे बच्चे को मैं देखा हूं, पॉलिटिशियन जो हमेशा हर एक पॉलिटिक्स का विंग जो है हमारे विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में खुल चुका है, और किसी छात्र की राजनीति तब चमकती है जो कॉलेज के प्रशासन से या शिक्षकों से लड़े, और उसके लिए हमारे पॉलिटिशियन उसको उत्प्रेरित करते हैं कि तुम वहां से लड़ो। नतीजा होता है कि अच्छा, राजनीतिक इतना ग्लैमर ज्यादा है कि मैं देखता हूं कि उस ग्लैमर में जाकर के, उस ग्लैमर के चलते बच्चे शिक्षकों से लड़ने लगते हैं, तो वहां भी एक परंपरा टूटती है। नेक्स्ट पॉइंट अर्थ की भी है। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में जब पूरी दुनिया अर्थ को टिकी हो, तो अगर शिक्षक की अर्थ की व्यवस्था न की जाए तो शिक्षक पूजनीय हो जाएगा। अभी मैं देखा कि हमारे कुछ वक्ताएं सरस्वती शिशु मंदिर के संस्कार की बात करते थे, लेकिन एक वक्ताएं बता दे कि कौन विद्यार्थी सरस्वती शिशु मंदिर का शिक्षक होना चाहेगा। अगर वो शिक्षक होना चाहेगा तब तो मैं जानता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक सम्मानित। अगर नहीं होना चाहेगा
तो समझिए कि गार्जियन के दबाव से आज जब तक उसका शरीर में बल नहीं है तभी तक तो शिक्षक के अनुशासन में है, अदरवाइज वो नहीं रहेगा। उसी व्यवस्था को अगर डिग्री कॉलेज में लगा दिया जाए, यूनिवर्सिटी में लगा दिया जाए, तो लड़के ऐसे शिक्षक को मार करके फेंक। फिर तो मैं देखता हूं कि अर्थव्यवस्था भी नतीजा हुआ कि शिक्षा को हमने माफिया को दे दिया है और शिक्षक के वेतन तय नहीं किया गया, क्वालिफिकेशन तो तय कर दिया, नियुक्ति तो तय कर दी। अभी ओझा जी कह रहे थे कि एक विश्वविद्यालय को देखा कि 25,000 रखा, लेकिन एक बात मैंने भी पता लगाया, भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय भिन्न भिन्न तरह के रखे हैं। ये सरकार की नीतियां ने संवैधानिक संकट की है, खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये संवैधानिक संकट की है कि जितने कॉलेज है उतने प्रकार की सैलरी है, जितनी यूनिवर्सिटी है उतनी प्रकार की सैलरी है, कहीं 10,000 है। खास करके 11,000 मैंने जननायक चंद्रशेखर आजाद वाले विश्वविद्यालय को मैंने पढ़ा। वो जो राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद है उनका तो 25 और 30 रखा गया है, लेकिन अभी मैंने देखा कि जननायक अभी पूर्वांचल का अभी तय नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न है। तो ये विषमता सरकार की नीतियां पैदा कर रही है, क्योंकि ये शासनादेश है, ये आप अपने से तय कर लीजिए। तो ये विषमता तो सरकार पैदा कर रही है, और जहां विषमता होगा वहां टकराव होगा। और वही लड़का जो राजनीति करता है, ठेकेदारी करता है, शिक्षा माफियाओं के हाथ में वो कल मैनेजर होता है, तो क्या उस शिक्षकों की वो कदर करेगा जब उन्हीं को अपने को नौकर के रूप में रख देगा। अभी डॉक्टर एक वक्ता कह रहे थे कि भय के मारे पढ़वाया जाएगा। भय में कहीं चिंतन शुरू बढ़िया हो ही नहीं सकता। ये तो पहली बार मैंने सुना कि भयभीत आदमी कोई शाश्वत चिंतन करे। और जिस देश का शिक्षक ही भयभीत हो, जिस देश के छात्र शोषित हो, शिक्षक शोषित हो, तो कैसा कहां से सुंदर राष्ट्र बनेगा, ये तो भगवान बताएंगे। इसलिए ये हम लोग हट भी नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको, ये लोग चाहेंगे तो सरकार तो चाहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाए, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको आप थोपेंगे नहीं तो ये ऑलरेडी तैयार है। ये तो षड्यंत्र में है कि जल्दी से लोग इस सरकारी शिक्षा से जो हम लोग का मोह है खत्म हो जाए, हम लोग प्राइवेट में फेंक करके निकल जाए। क्योंकि आप ताजुब करेंगे कि जिस शिक्षक को ये अयोग्य कहते हैं, जो सरकार के लोग कहते हैं, उसी के इनके लड़के पढ़ते हैं। जितने अफसरों को मैंने देखा, बड़े बड़े आदमियों को, सबके लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, और जिनको ये योग्य कहते हैं उनकी स्थिति, उनके यहाँ कोई पढ़ने नहीं जा रहा। तो ये बना क्या रहे, एक षड्यंत्र की तरह खड़ा कर रहे हैं कि जो लड़के, उनके लड़के जहां पढ़ाए जाते हैं उनको अयोग्य कहते हैं, और जिनको योग्य कहते हैं वहां उनके लड़के नहीं पढ़ाए जा करके साधारण आदमी के लड़के पढ़ाए जाते हैं, और उनसे पढ़वा ना करके दूसरा काम कराते हैं। तो ये सरकार और जो प्रशासक है, प्रशासक मैंने आप अधिकारियों को भी नहीं छोड़ सकते। मैं देखता हूं कि जब आप कभी काल हम लोग मंत्रियों से बात करते हैं तो आड़े हाथ उनका सेक्रेटरी आता है, आड़े हाथ उनके अधिकारी आते हैं, नीचे से ऊपर डायरेक्टर से लेकर शिक्षा सचिव तक शिक्षा को पतन करने में लगा हुआ है। और खास करके यूपी तो और गड़बड़ हो चुकी है। तो ऐसे विषम स्थिति में इनको हमको ले करके चलना है, और ये हमारी चुनौतियां हैं कि इनसे हम कैसे निपटें। क्योंकि हम और आप इकट्ठे लड़ नहीं सकते, क्योंकि नियम ही है कि गली जब लड़ती है, मैं देखता हूं तो गली शिक्षक हार जाता है और सड़क और गली जीत जाती है। क्योंकि शिक्षक जो है बुद्धिजीवी होता है, बुद्धिधर्मी होता है, और बुद्धिधर्मी हमेशा अल्पमत में होते हैं। और यह भी बात हम नहीं मानते हैं कि विश्व गुरु हम लोग थे तो विश्व में गुरु नहीं थे, वहां भी थे। वहां भी एक अरस्तु, सुक्रातिज, प्लेटो का परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, और वहां भी अच्छे हैं। लेकिन आज भी कोई अगर विदेश में गया हो तो उससे जरा अनुभव पूछ लिए कि आज भी जितना विदेश में गुरुओं की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां भारत में तो नहीं होता है। हमको लगता है कि भारत में शुरू से ही गुरुओं की स्थिति दयनीय रही थी, इसीलिए उपदेश दिया गया, गुरु को ब्रह्म माना गया, ताकि लोग गुरु को आदर करें। तो वहां तो एक लगता था कि हमारे शासन व्यवस्था ने इनको उच्च स्थान प्राप्त कराया।
जब राजा भी जाता था तो गुरु का मुकुट, गुरु के सामने तो उसके मुकुट झुक जाते थे। लेकिन आज के मंत्री, आज के अधिकारी कभी नहीं चाहेगा कि इन गुरुओं को हमारे से ऊपर स्थान मिले। अगर मिल जाएगा तो ये आपको दूसरे दिन से ये आपको एक जेल भेजवा देंगे, राष्ट्रद्रोही घोषित कर देंगे। एक बार एक मंत्री ने हमसे भी पूछे थे कि तिवारी जी बताइए कि बिना पैसा खर्च किए कैसे शिक्षा सुधारी जाती है। मैंने कहा कि समाज के हायरार्की में शिक्षकों को सम्मानित पद कर दीजिए। अगर हिम्मत हो तो कि शिक्षकों को कार्यालय के दौड़ न लगाना पड़े, आपके सामने झुके न, शिक्षक किसी कार्यालय में जाए तो वहां का अधिकारी उठकर खड़ा हो, सम्मानित ढंग से बैठाए और गेट तक छोड़ने आए, व्यवस्था सुधर जाए। तो आप व्यवस्था में सुधारने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो नहीं देखता हूं कि आज क्या कोई मंत्री आ जाए, क्योंकि दुनिया लहर तापती है, भारत में धुआं तो कोई नहीं तापती। शिक्षकों के पास तो कुछ मिलने वाला है नहीं इन लोगों को, तो ये लोग क्या करेंगे? मंत्रियों के पास जाते हैं और मंत्री मैं देखता हूं कि ठेकेदारों, कोटेदारों, लंठों से बात करता है, माफियाओं से बात करता है। शिक्षक से बात करके उसको क्या मिलेगा? ये भी ज्यादा से ज्यादा उसको विरोध कर। तो भारत की शिक्षा, अगर गुरु शिष्य परंपरा टूटी है तो उस गुरु शिष्य परंपरा तोड़ने के पहली चुनौतियां हमारे सरकार से, क्योंकि अब स्थिति ये बनती जा रही है हमारे पास कि आप जहर पिएंगे क्यों नहीं। पहले था कि आप जहर मत पिए, तब आया कि जहर पिए लाइसेंस लेकर पिए, तब आया कि जहर आप पिए, अब आएगा कि अब जहर पिएंगे क्यों नहीं। आप बाध्य हैं उसको करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए, अब तक 2000 से और 2018 के बीच 7 बार क्वालिफिकेशन बदला शिक्षक। मान लीजिए कि जो सेटल्ड हो गया उसको तो क्वालिफिकेशन पूरा नहीं करना पड़ा, लेकिन अब स्थिति जो है, हाँ दुबे जी सुनाई दे रहा है? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही थी। हेलो, क्या हुआ सर, आवाज नहीं आ रही है? तिवारी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अंकित राज जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। तिवारी सर की आवाज आपको आ रही है? जी नहीं, ऐसा लगता है कि वो आउट हो गए हैं। एक मिनट, कनेक्ट हो रहा है। अरे इंसान हो कि नहीं हो? जब तक तुमने खूब हवा लगाया उसको तिलक थोड़ा सा व्यवधान हुआ है, आप लोग लाइन पे रहिए। तिवारी सर बहुत जल्दी जुड़ेंगे क्योंकि उनका लेक्चर अभी अधूरा रह गया है। मुझे लग रहा है कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया, कोई समस्या होगी। तब तक मैं कार्यक्रम की स्थिति को बताते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा चुनौतियां एवं समाधान संभावनाओं की जो बात की जा रही है, उसमें कहीं न कहीं जिस गुरुत्व की और जिस शिष्यत्व की आवश्यकता है वह छिन्न विच्छिन्न हुए हैं। और इसका मुख्य वजह ये है कि आज की भौतिकतावादी समाज में जो स्थितियां समझ में आई हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से शिक्षा का प्रचलन है, जिस तरीके से शिक्षा ग्रहण करनी है, उस मंतव्य से कोई भी शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहता। सभी गुरु को गुरु न समझ करके ये एक वर्कर के रूप में देखते हैं कि हम फीस दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, इसलिए हमें शिक्षा मिल रही है। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ ऐसे भी अभी भी गुरु शिष्य परंपरा है जहाँ पर कि शिष्य गुरु को बहुत ही महत्व देता है, क्योंकि निश्चित रूप से शिक्षा को
उस मानक तक गुरु ही पहुंचा सकता है। पुस्तकें हमारे माध्यम हो सकती हैं, लेकिन गुरु का स्थान पुस्तकें नहीं ले सकती, क्योंकि पुस्तकों का जो संकलन होता है, जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, वह एक तथ्यात्मक रूप में अवश्य लिखी जाती है, लेकिन उसमें बहुमत भी होता है, बहु विवेचन भी होता है, लेकिन पुस्तकों में वह पुस्तकें तथ्य के स्रोत नहीं बन सकती। गुरु क्या होता है? स्रोत होता है। उसमें त्वरित या सद्य जो ज्ञान आता है, उस ज्ञान के माध्यम से गुरु प्रत्यक्षीकरण करता है, नॉलेज को देता है शिष्य को, और शिष्य उस ज्ञान को ग्रहण करके जीवन के मानक को तय करता है। भारतीय परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से परंपरागत रूप से चल रही है, लेकिन व्यवस्थाएं भी ऐसी थी। अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें तो अगर एक गुरु ज्ञान देता था तो उनके लिए राजा महाराजा की जो व्यवस्था होती थी वह बहुत ही सुटेबल और बहुत ही अच्छी होती थी। यहाँ तक कि ऐसा भी सुना है कि जब शुरुआत में जहाँ पर ज्ञान की बात होती थी तो वहां पर राजा, अगर गुरु कोई आ रहा है या कोई स्नातक व्यक्तित्व ही राह पर आ रहा है तो राजा उसका मार्ग छोड़ करके हट जाता था। तो इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी एक प्रकार से आदर सम्मान था। आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। आज हम स्नातक बनते हैं तो स्नातक बनने पर लगता है कि जैसे बस सामान्य सी हमने डिग्री ले ली है। सुबोध जी, आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि आवाज आ रही है। जब तक तिवारी जी नहीं जुड़ जाते तब तक मैं कुछ अपने तरीके से चीजों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैं बता रहा था, स्नातक का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जो शिक्षा या ज्ञान में स्नान किया हुआ हो, जो नहाया हुआ हो। तो जब वह किसी राह से गुजरता था तो राजा तक उसके मार्ग को छोड़ देता था। आज वे परंपराएं नहीं हैं, क्योंकि आज देखिए, चाहे अंगूठा छाप ही कोई मंत्री नेता हो, स्नातक उसके लिए मार्ग छोड़ देता है, न कि मंत्री नेता। वे उन्हें तो जो करना है वो करके चले जाते हैं। व्यवधान के लिए मैं माफी चाहता हूँ, चूंकि तिवारी जी का ही फोन था, अभी वो जुड़ेंगे। तो मैं शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा था कि आज शिक्षा की स्थिति क्या निर्धारण करना चाहती हैं। हम कहीं न कहीं यंत्र बनने के कगार पे हैं, और यंत्रवत हो रही मानसिकता, यंत्रवत हो रही जीवन व्यवस्था हमें किस डगर पर ले जा रही है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। क्योंकि आज सारा कुछ ताना-बाना जो शिक्षा माध्यम से चुना जाता है, उसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है। तो वो जी, आप अपने को म्यूट कर लीजिए। उसमें सिर्फ एक ही स्थिति पैदा होती है कि हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा, क्योंकि पैसा ही खाना है, पैसा ही नहाना है, पैसे से ही दुनिया चलती है, पैसे से ही प्रभुत्व होता है, पैसे से ही नेता बनते हैं, पैसे से ही सब होता है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी घूस या सिफारिश के रूप में पैसे का प्रयोग खूब होता है। सिफारिश करवाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, नियुक्ति के लिए भी घूस ज्यादातर चलती है। मैं ये नहीं कहता कि ईमानदारी मर चुकी है, ईमानदारी जिंदा है। अगर ईमानदारी जिंदा न होती तो पृथ्वी न रहती, सूर्य चांद तारे न रहते, प्रकृति न रहती। सब कुछ है, अपनी जगह है, सब नियत कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम रास्ते से बिल्कुल एक राह से बेराह हो रहे हैं। यह है हमारी चकाचौंध या उपभोक्तावादी संस्कृति या समाज, जिससे कि हम पनपा रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं। और जब इसको प्रसारित करने में लगे हैं तो निश्चित रूप से जो गुरु शिष्य का अंतर संबंध है वो निश्चित रूप से खारिज होगा, इसमें दो राय नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वास्तविकता में जो गुरु शिष्य परंपरा या जो गुरु शिष्य का एक आत्मीय
संबंध होता था वह है, अगर इस चीज को देखा जाए तो बहुत कम स्थितियों में वो प्राप्त हो सकेगा। इसके मूल में यह है कि गुरु और शिष्य दोनों ने यंत्रवत बनने की ठान ली है। व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए हम अपने आप को नजरअंदाज कर देते हैं और व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए हम बिल्कुल उठते नहीं है। इसके भी मूल में सिर्फ यह स्थिति है कि हम यह सोचते हैं कि चलिए हमारी जीवन शैली तो चल रही है, बाकी कुछ हो या न हो कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारी यह सोच कहीं न कहीं हमें विश्व बंधुत्व या अपने देश के आत्मीयता से दूर करती है, क्योंकि हमारे अंदर वह भाव मरते जा रहे हैं जिसकी कि हमें जीवन में आवश्यकता है। गुरु शिष्य परंपरा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारे आशा, विश्वास, ईमानदारी, परोपकार जितने भी भाव हैं वे सिर्फ मात्र नाम मात्र के हैं। उनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग बहुत ही कम हो रहा है। जहाँ हो भी रहा है वहां पर उसको सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि लोग सब उसको समझ रहे हैं कि ये तो बस यूं ही आज के चकाचौंध दुनिया में अगर ऐसे कार्य कर रहा है, दया कर रहा है, परोपकार कर रहा है, विश्वास रखता है, तो उसको लोग एक प्रकार से बेवकूफ की श्रेणी में गिनने लगते हैं। ये तो ऐसे ही इससे फायदा उठाया जाए। तो ये जो सोच, जो ये नाट्य व्यवस्था हमारे इस समाज में चल रही है, ये नाट्य व्यवस्था निश्चित रूप से हमें उपभोक्तावादी चकाचौंध में बांध रही है। और गुरु और शिष्य का जो अंतर संबंध है वह छिन्न विच्छिन्न होता जा रहा है। शिष्य को गुरु पर विश्वास नहीं है और गुरु को अपने शिष्य पर वह उत्साहवर्धन देखने को नहीं मिल पा रहा, जिसके माध्यम से कि वह उसको उस तथ्य पर ले जाकर पहुंचा दे, उस शिखर तक पहुंचा दे जहां से कि देश और संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। हमारा मूल उद्देश्य क्यों शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्यों इस चर्चाओं में आते हैं, क्यों हमें आवश्यक है कि हम शिक्षा को लें, इसके मूल में अगर देखा जाए तो हमें ये लगेगा कि नहीं, जीवन प्रवृत्ति को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए और सभी को साथ में लेकर के चलने के लिए देश और पूरे विश्व को एक नियंत्रित सूत्र में बांधने के लिए हम इस व्यवस्था को, औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। बात सिर्फ औपचारिक शिक्षा की नहीं होती है, अनौपचारिक की भी होती है, जहां से हम संस्कार के रूप में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो इन सारे तथ्यों को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम अपने आप को केंद्र बिंदु में रखें, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अपने आप को केंद्र बिंदु में न रख करके माध्यम किसी और को समझ लेते हैं। जैसे अगर प्रभुसत्ता की बात की जाए या फिर ये बात किया जाए कि नहीं, यह जिस चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं वह किसी दूसरे माध्यम से है, वही स्रोत है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि उससे अलग हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र बिंदु हम ही हैं। अगर हम नहीं रहेंगे ये सब तो हम देख पाएंगे न, अपनी व्यवस्था को दे पाएंगे, न चीजें हो पाएंगी। तो शिक्षा व्यवस्था में अपने को केंद्र बिंदु में रखते हुए हमें एक प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, किस स्थितियों में हैं, और वाकई में जिन स्थितियों में है वे स्थितियां हमारे लिए अनुकूल हैं अथवा प्रतिकूल हैं। अगर हम इस चीज को परखेंगे तो निश्चित रूप से अंतर संबंधों को समझ पाएंगे। अब बात जिस व्यवस्था की बात करें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार निश्चित रूप से हमारे देश में वे हैं और उनके माध्यम से सारे नियम विधि विधान चलते हैं। शिक्षा की सारी चीजें, जो औपचारिक शिक्षा होती है उसके सारे नियम, प्रावधान, करिकुलम, सिलेबस सब कुछ निर्धारित होते हैं। तो निश्चित रूप से इन सरकारों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो सरकारों की स्थिति में अगर ध्यान आकृष्ट करिए तो आप देख सकते हैं कि कितने उच्च शिक्षक पहुंच पाते हैं, कितने उच्च शिक्षा वाले व्यक्तित्व उसमें होते हैं। निश्चित रूप से सिर्फ जनतांत्रिक व्यवस्था से या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से चुन करके जो प्रतिनिधि जाते हैं वे कितने शिक्षा के विज्ञ होते हैं, या किसी से छिपा नहीं हुआ है। और वजह यह है कि हम उन्हीं लोगों को चुनते हैं। आज अगर एक दृष्टि में देखा जाए तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जो सरकारें चुन करके या जो लोग चुन करके आते हैं मंत्री के रूप में, वे मात्र जनतंत्र के बोर्ड से आते हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था से या उनकी विज्ञता से या उनके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि हाँ, उनके अंदर प्रभुसत्ता हो, पैसे हो, उनके अंदर एक जनसंख्या हो, उनके अंदर कहने का मतलब वो सारे प्रभुत्व हो जो कि गलत अनर्गल भी हो तो भी चलेगा। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं हमें विपरीत अवस्था में ले जाती हैं। मान लो अगर कोई किसी भी मंत्री, नेता, या फिर एक बात मैं बार बार करता हूं कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय के राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल और ये जो राष्ट्रपति होते हैं, समझिए कुलाधिपति होते हैं,
ये अगर चाह लें तो शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका मात्र एक ही अवदान होता है, सिर्फ दीक्षांत समारोह में पधारेंगे और लोगों को उपाधियां डिग्रियां बांट करके और उसके बाद फिर सभी का अभिवादन लेते हुए और निकल लेंगे। क्या यही शिक्षा व्यवस्था हमने ग्रहण की है कि ये कुलाधिपति जो नाम मात्र के होते हैं, मुहर बंद होते हैं, 5 साल के लिए आते हैं और शिक्षा व्यवस्था को क्या दे जाते हैं, किसी से की नहीं है। तो इन सब चीजों पर वैचारिकता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को तो छोड़ दीजिए, विश्वविद्यालय स्तर के प्रोफेसर भी इन चीजों पर नहीं बोल पाते। 2.5 लाख रुपए की सैलरी लेने वाला कुलपति कभी भी अपनी वैचारिकता को अपने तरीके से रखने में सक्षम नहीं हो पाता। उसको कुलाधिपति का आदेश आता है तो वह सिर माथे धारण करके उसको करने का प्रयास करता है। तो ये सारी स्थितियां कहीं न कहीं हमें विचित्र स्थितियों में ले जाती हैं, ऐसे स्थितियों में पहुंचा देती हैं जहां से कि हम पहुंच करके अपनी व्यवस्था को एकदम छिन्न भिन्न पाते हैं। तो मैं तो बात करता ही रहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर उपस्थित हो चुके हैं। सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो सर आपसे आग्रह है कि आप उन्हें बढ़ाएं। डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? जी सर, बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है। तो जो मैं कह रहा था कि जो हमारी जो चुनौतियां, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? जो हमारी चुनौतियां हैं, राजनैतिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी है, क्योंकि समाज अभी पुराने चश्मे लेकर घूम रहा है। नियम भी है कि जो साइकी चेंज बहुत दिन के बाद हो रहा है। समाज हमको आज भी गुरु के दृष्टि से देखता है। ये बात भूल जाता है कि आज मैं एक स्वतंत्र देश का नागरिक हूं, मेरे वोट का पावर और एक हमारे विद्यार्थी का वोट का पावर बराबर है। अगर मैं हड़ताल न करूं तो हमको ये लोग सैलरी न दे, खाने के न दे, क्योंकि जहां सरकार जब अपना भविष्य सुरक्षित करती है तो जनता के प्रति उसका ध्यान हट जाता है और भारत की सारी व्यवस्था अपने अधिकार को सुरक्षा में लग गए हैं। जनता के अधिकार सुरक्षा करने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऐसी विषम स्थिति में एक आर्थिक रूप से शोषित, एक कमजोर, सांगठनिक रूप से कमजोर अगर शिक्षक खड़ा होगा तो निस्संदेह किसी भी कमजोर को दूसरा कोई हाथ उठा देता है। यही हाल शिक्षक के हुआ है। जहां नतीजा देखिए, जहां शासन का चुनाव हो रहा है वहां क्या स्थिति है। पूरी राजनीतिक पावर अपना षड्यंत्र रखते हैं कि शिक्षकों के छात्र लगे ताकि उनका वोट बढ़े, अर्थात छात्र नेता का अस्तित्व हमसे दुर्व्यवहार पर आश्रित हो गया। पहले वाले छात्र नेता भी नहीं है क्योंकि वो क्रिएटिव सोच के थे। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी विषम स्थिति में जो हमारे सभी स्थितियां बन रही है कि जहां शिक्षक और छात्र की रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया की बात की, कुछ लोगों ने कहा कि वेबिनार पर बात की, कुछ लोगों ने नेटवर्किंग और यूट्यूब की बात की, लेकिन उसमें जो एक भावनात्मक रिश्ते विकसित होते थे, क्योंकि रिश्ता टेक्निकल और भावनात्मक में अंतर होता है और समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए भावनात्मक रिश्ते की जरूरत होती है, न कि सिर्फ टेक्निकल की जरूरत होती है। सिर्फ टेक्निकल रिश्ते में तो संवेदना पैदा ही नहीं होती है और जब तक व्यक्ति के बीच में संवेदना होगा नहीं व्यक्ति में, तब तक दूसरे के दुख और सुख में सहभागिता नहीं निभा पाएगा। अर्थात वो एक मशीन हो सकता है, आदमी नहीं। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आदमी बनाना है, सिर्फ मशीन बनाना नहीं। इन सबों को लेकर के हमारे यहाँ जो परिवर्तन करना पड़ेगा, वो परिवर्तन करने का कि एक तो शिक्षक के क्वालिफिकेशन को परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने 5 क्वालिफिकेशन तय किया। पहला कि शिक्षक स्वधर्मी हो, दूसरा कि उसमें ओरिजिनल थिंकिंग हो, माने उसके पास न्यू वे देखने की शक्ति हो, तीसरा उसमें आलोचनात्मक शक्ति हो, चौथा उसमें सेल्फ मेड हो, अपने आप को बनाया हो। जैसे पहले टीचर
पढ़ाते पढ़ाते टीचर बन जाते थे। मालवीय जी ने को क्वालिफिकेशन कहाँ से ले आए? जो सेल्फ मेड टीचर है उन्हीं को बनाए। कोई हाई स्कूल फेल था, कोई 7 फेल था, लेकिन जिस दिन बीएचयू को मालवीय जी ने खड़ा किया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नेशनल लेवल पर खड़ा नहीं। क्यों? कि उन शिक्षकों के पास वैचारिक सत्ता थी, क्रिएशन था, सिर्फ पॉजिटिव इंपल्स नहीं था। आज थ्रू कंपटीशन में शिक्षकों में पॉजिटिव इंपल्स हो रहा है। 90% लड़के भी कंपटीशन से आ रहे हैं, उनमें भी पॉजिटिव इंपल्स आ रहा है। विचार विहीन आ रहे हैं। 10 वर्ष के बाद लड़कों से पूछेंगे कि पापा का नाम बताओ, तो मुझे लगता है कहेंगे 4 अल्टरनेटिव बताइए, टिक लगा दूं। ऐसी व्यवस्था आ रही है हमारे देश में। तो जब विचार विहीन व्यक्ति पॉजिटिव इंपल्स में होगा तो टकराव होगा। इसको सुधारने के लिए हमारे शिक्षा को रचनात्मकता की तरफ ले जाना पड़ेगा। अभी भी देख लिए कि जहां रचनात्मकता है, जहां विद्यार्थी गुरु से सीखता है, वहां कहीं विरोध अब आज भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे संगीत की शिक्षा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे पहलवानी में जैसे उस्ताद सिखाते हैं, तो वहां भी दाव सिखाते हैं। वहां मैं नहीं देखा कि 2 पहलवान लड़ करके मर गए, अपने में गुरु शिष्य लड़ करके मर गए। संगीत में देखिए, कला में देखिए, जहां गुरु शिष्य की परंपरा चलती है। हमारे जो सोशल साइंसेज हैं, आर्ट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन पर खड़ा कर दिया, टेक्निकल को खड़ा कर दिया, भावनात्मक विकास यहाँ नहीं हो रहा है, क्रिएशन खत्म कर दिया। थ्रू कंपटीशन लड़कों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब उसका सिर्फ पॉजिटिव इंपल्स बढ़ाएंगे, तो शिक्षा का उद्देश्य क्रिएटिव इंपल्स बढ़ाना है, टकराव होगा ही। तो जरूरी है कि ऐसे शिक्षा किया जाए कि हमारे व्यक्ति कुछ लर्न करे, कुछ क्रिएट करे। और फिर हम लोग जो एक नया क्रिटिसिज्म में बेनियरी क्रिटिसिज्म आजकल पढ़ा रहे हैं कि एक दूसरा के अपोजिट है, इसको हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री पेश करना पड़ेगा कि नहीं, एक कोई दूसरा चीज दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आज नतीजा क्या है? आज बड़े बड़े विद्वानों को देखिए, जब जातिवाद को अपनी समीक्षा करते हैं, तो अब एक दूसरे जात का छात्र दूसरे जात के टीचर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें बड़े बड़े लोग लगे हैं, क्योंकि वो पढ़ करके यही आए हैं कि इन्होंने हमारा शोषण किया, ये हमारे दुश्मन है। तो अब उनमें अपने एक अपोजिशन का भाव बढ़ दिया, सहयोगी का भाव नहीं बढ़ा। और ये शिक्षा मंदिरों में हो रहा है। हम एटोनिम्स तो पढ़ाते हैं, सिनोनिम्स पढ़ा देते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री कभी नहीं पढ़ाते कि एक शब्द एक चीज दूसरे के सहयोगी होता है। हम रात को दिन का अपोजिट बताते हैं, लेकिन हम यह तो नहीं बताते कि रात दिन को अस्तित्व में रहने के लिए रात भी जरूरी है, बड़ों को अस्तित्व में रहने के लिए छोटे भी जरूरी है। अगर इस तरह पढ़ाया जाएगा, इस तरह की शिक्षा की पॉलिसी दी जाएगी, तो हम समझते हैं कि हम लोग नियरेस्ट पहुंच जाएंगे जो हमारी परंपराएं चलती थी। लेकिन उसके पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुरु शिष्य की परंपरा तभी कायम रहेगी, चाहे हमारे शिष्य और ये कहिए कि शिक्षक और शिक्षार्थी की परंपरा तभी कायम रहेगी जब हमारे विद्यार्थियों में रचनात्मकता हो, सोच हो, समझ हो, सिर्फ सूचना न हो, उसमें ओरिजिनलिटी हो, क्रिएटिव इंपल्स हो। इसको एजुकेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वैसे शिक्षक को खोजना पड़ेगा और विद्यार्थी को भी खोजना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन के लिए कौन है, प्राइमरी के लिए कौन है। हमको लगता है कि जिसमें क्रिएटिव इंपल्स बढ़ जाएगी, सभी हायर एजुकेशन के लायक हैं, सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और समाज शिक्षक का पद सम्मानित होगा, तभी जाकर समस्या का हल होगा। इतना नेटवर्किंग से डिस्टरबेंस है कि लेक्चर में पूरा दे नहीं पाऊंगा। इसको अलग दिन एक दिन और डिस्कशन कर लिया जाए। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसमें जुटे, इस आंदोलन में हम लोग के साथ हैं, क्योंकि भाई आंदोलन से विकसित व्यक्ति ही समाज में कोई निर्माण करता है। खाली बौद्धिक रूप से कमरे में बैठ करके हम कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि भाई बहुत बड़ा कवि हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, लेकिन महापुरुष होने के लिए जो गुरु की जरूरत है, उसके लिए तो समाज में जाना ही पड़ेगा और तभी जाकर हमारा
समाज सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, समस्या के हल निकलेगा। और हमको अपने साइकी में चेंज करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन में चेंज करना पड़ेगा, व्यवस्था में चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग को ये देखना कि हम लोग कैसे चेंज करेंगे। जैसे ओझा जी ने वर्कशॉप की बात कहा, हम लोग वर्कशॉप भी कराएंगे। सेमिनार के टॉपिक तो अगली बार मैं तय कर दिया हूँ, लेकिन नेक्स्ट एक मैं चाहता हूँ कि 1 डे वर्कशॉप कर दिया जाएगा। फिर भी ये तो किया ही जाएगा, लेकिन हम लोग ये धर्म रहे, एक बात जरूर रहे कि हम सिर्फ बुद्धिजीवी न हो करके बुद्धि धर्मी हो, गलत को गलत और सही का सही करने की हिम्मत रखें। इसीलिए अब मैं अंत में सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कुलपति जी आए, ओझा जी तीनों ओझा जी आए, जो लोग आए सबको मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं तो फिर नेटवर्किंग बैठने जा रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन और आपका वक्तव्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यह हमारे देश के लिए, समाज के लिए और पूरे संसार के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि अगर इस तरीके से गतिविधियां नहीं हुई तो कहीं न कहीं हमसे हमारे अधिकार छीने जाएंगे और हम उस तथ्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे या उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए कि हमारा जीवन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम में अब कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में सरिता श्रीवास्तव जी हैं, आप म्यूजिक डिपार्टमेंट से हैं, मिर्जापुर से हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने इस सारे वक्तव्य को आपने सुना है, आप अपने सुझाव और अपने बातों को 2 मिनट 1 मिनट के अंदर भी कह सकती हैं। तो सरिता श्रीवास्तव जी हैं, उसके बाद सुबोध यादव जी हैं, अभी राजेंद्र द्विवेदी जी भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप भी कुछ सुझाव या फिर कुछ देना चाहते हैं तो स्वागत है, आप दे सकते हैं। जी सर, सरिता श्रीवास्तव वॉइस जी। आ रही है मेरी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। आदरणीय मेघालय के वाइस चांसलर सर जी और प्रोफेसर जेडी शर्मा और आदरणीय राजीव कुमार जी, आदरणीय राम नारायण जी, श्रीमती अलका जी और अजीत कुमार जी, अंकित राज जी और हमारे कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी जी को, जो हिंदी विभाग के हैं, मैं उनको सादर नमन करती हूँ। मैं सरिता श्रीवास्तव मिर्जापुर की रहने वाली हूँ और आज मैं सबके साथ गूगल मीट से एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़कर और आप सबकी बातों को मतलब सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आपके इस मंच पे आपने मुझे आने का सौभाग्य दिया है। तो मैं आज मैं संगीत से पीएचडी कर रही हूँ। जैसा कि ये आज का हम लोगों का टॉपिक है गुरु शिष्य परंपरा और चुनौतियां संभावनाएं। तो गुरु शिष्य परंपरा तो चुनौतियां तो बहुत हैं आज की इसमें, तो अगर देखा जाए तो बहुत हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवहार में जो गुरु को बहुत ही सम्मान दिया गया था और गुरु को एक ब्रह्मा, शिव और विष्णु न मान के उनको एक परम ब्रह्म के समान उनको उनकी उपमा दी गई है। और गुरु को यह सम्मान मतलब उनके चरित्र की महानता और विद्या को जीवन में अत्यंत महत्व किए जाने के कारण प्राप्त हुआ था। तो गुरु में एक हम लोग को जैसे होता है कि एक श्रद्धा रखने का एक संस्कार हम लोग को अपनी ही फैमिली से प्राप्त होता है, अपना ही परिवार पहला वही संस्कार हम लोग को वहीं से मिलता है कि अपनी ही फैमिली हम लोग को ये शिष्य गुरु का मतलब बताती है। जैसा कि कबीरदास जी के दोहे में लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने ही बता दिया कि गुरु का मतलब क्या स्थान है हम लोग के जीवन में। उन्होंने गुरु को ही मतलब इस तरीके से उनको दिया है कि भगवान से बढ़ के भी गुरु को